नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका सुपरफास्ट छत्तीसगढ़ में। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कानपुर के शास्त्री नगर स्थित काली मठिया मंदिर में काली जी की पूजा अर्चना कर डोर टू डोर कैंपेन उन्होंने किया है। गोवन नगर से कांग्रेस प्रत्याशी करिश्मा ठाकुर और किदवई नगर के प्रत्याशी अजय कपूर के पक्ष में प्रचार किया। सीएम भूपेश बघेल ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि मां के दरबार में आए हैं और यहां से कोई खाली नहीं गया है। बीजेपी पर निशाना साधते हुए सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि कानपुर में उद्योग खत्म हो गए। कांग्रेस बेरोजगारी और युवाओं को रोजगार देने के मुद्दे के साथ चुनावी मैदान में है। हिजाब मामले को लेकर कहा कि इन सब मुद्दों पर बीजेपी की मास्टरी है। मां के दरबार में वैसे कोई खाली हाथ नहीं जाता, लेकिन कानपुर का पुराना वैभव, कानपुर का पुराना वैभव जिसे भारत का मैनचेस्टर कहा जाता था, आज सारे उद्योग एक एक करके यहाँ से बाहर चले गए। बेरोजगारी बढ़ी है, महंगाई बढ़ी है। तो माता से यही प्रार्थना, देश की जनता को, प्रदेश की जनता से महंगाई और बेरोजगारी से निजात दिलाए। हमारा मुख्य मुद्दा यही है, किसानों को दाम मिले, बेरोजगारों को काम मिले, महिलाओं को सम्मान मिले। ये हमारा मुख्य नारा है। 2500 रुपये क्विंटल में धान और गेहूं और 400 रुपये क्विंटल में गन्ना खरीदने, 20 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देने, और प्रियंका जी का जो नारा है, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, और इससे एक आत्मविश्वास महिलाओं में आया है। तो निश्चित रूप से परिवर्तन अवश्य संभावी है। मांग रहे हैं, कांग्रेस पार्टी है वो आम जनता के मुद्दे पर चुनाव लड़ रही है। आपने देखा हिमाचल प्रदेश में वहाँ की जनता ने कांग्रेस को 1 लोकसभा और 3 विधानसभा जिताया। दूसरे दिन 5 रुपये पेट्रोल में और 10 रुपये डीजल में कमी आई। तो महंगाई यदि समाप्त करना है तो भारतीय जनता पार्टी को हराना होगा। तो जिसकी शुरुआत किए हैं उनको ये पता नहीं है कि इसका अंजाम क्या होगा, हश्र क्या होगा। ये ऐसे मुद्दे हैं जिसमें वहाँ के जो प्राचार्य हैं, जो प्रमुख है, वो परिवार के उनके पालकों को बुला के बात करके इस समस्या का वहीं हल कर सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और प्रदेश से उठ के वो राष्ट्रीय स्तर पर ये मुद्दा गया, न्यायालय तक पहुंच गया। तो आखिर इस देश को कहां ले जा रहे हैं? जो आपसी बातचीत से समस्या जी, भारतीय जनता पार्टी, देखिए इनकी मास्टरी सांप्रदायिकता और धर्मांतरण के में इसकी मास्टरी है। जहां जहां इस प्रकार से होते हैं, इसके पीछे वही लोग होते हैं। कानपुर के बाद सीएम भूपेश बघेल झांसी पहुंचे और किले पर जाकर रानी लक्ष्मीबाई को श्रद्धांजलि अर्पित की। सीएम ने कहा कि यह वही जगह है जहां से रानी ने घोड़े सहित छलांग लगाई थी। रानी लक्ष्मीबाई को श्रद्धांजलि अर्पित करने सीएम भूपेश बघेल पहुंचे झांसी। ये तस्वीरें आपको झांसी की दिखा रहे हैं, जहां पर सीएम भूपेश बघेल पहुंचे और रानी लक्ष्मीबाई को श्रद्धांजलि अर्पित की। उत्तराखंड में कांग्रेस पार्टी के पक्ष में प्रचार कर दिल्ली लौटे स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा कि इस बार उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार बनेगी। मतदाताओं ने प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनाने का फैसला कर लिया है। स्वास्थ्य मंत्री से और कई मुद्दों पर बात की हमारे दिल्ली के सहयोगी ने। देखिए, उत्तराखंड में कांग्रेस की गवर्नमेंट बनाने के बहुत अच्छे चांसेस हैं। पिछले बार 70 में से 11 सीटें आई थी, 2 इंडिपेंडेंट जीते थे, बाकी बीजेपी को गई थी। इस बार कांग्रेस की गवर्नमेंट बनने के कगार में है, वोटर के हाथ में है। जो ट्रेंड दिख रहा है ये मेंटेन होगा तो कांग्रेस की गवर्नमेंट पक्का है, बन जाएगी। संसदीय कार्य मंत्री रविंद्र चौबे ने विपक्ष पर तंज कसा है। विधानसभा सत्र जल्द समाप्त होने के लिए मंत्री रविंद्र चौबे ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी सदन में चर्चा नहीं चाहती है और समय से पहले सत्र समाप्त होने के लिए विपक्ष जिम्मेदार है, क्योंकि बीजेपी गुटों में बटी हुई है।
उन्होंने कहा कि नेता प्रतिपक्ष जब चर्चा करना चाहते हैं तो ब्रजमोहन अग्रवाल, शिवरतन शर्मा, अजय चंद्राकर बहिर्गमन कर देते हैं। जब अजय चंद्राकर भाषण देने के लिए खड़े होते हैं तो धर्मलाल कौशिक सदन से वॉकआउट करा देते हैं। आधे घंटे बाद गर्भगृह में जाकर सदन से बाहर चले जाते हैं। 40 मिनट विधानसभा में रहते हैं और फिर गांधी जी की प्रतिमा के पास जाकर धरना देते हैं। मंत्री रविंद्र चौबे के आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार किया है। सत्र अवधि के पहले समाप्त हुआ है, इसका जिम्मेदार केवल और केवल विपक्ष रहा है। वो आधा घंटा भी किसी विषय पे चर्चा नहीं करना चाहते, गुटों में बटी हुई है। आदरणीय नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक जी जब चर्चा चाहते हैं तो आदरणीय ब्रजमोहन अग्रवाल, शिवरतन शर्मा और अजय चंद्राकर जी बहिर्गमन कर देते हैं। जब अजय चंद्राकर जी भाषण देने के लिए खड़े होते हैं तब धर्मलाल जी कौशिक जी उसमें वॉकआउट करा देते हैं। 15 मिनट में चर्चा करते हैं, 20वें मिनट में वॉकआउट करते हैं। आधे घंटे बाद गर्भगृह में जाकर के सदन से बाहर जाते हैं और मुश्किल से 40 मिनट विधानसभा में रहते हैं। फिर गांधी जी की प्रतिमा के पास जाके धरना दे देते हैं। विपक्ष को क्या करना चाहिए मैं सुझाव नहीं देता, लेकिन 1 घंटे भी अगर वो चर्चा नहीं करेंगे तो सदन की कार्य अवधि कैसे बढ़ाई जा सकती है। छत्तीसगढ़ में तो कांग्रेस राष्ट्रीय स्तर पर 3 भागों में बटी हुई है। एक कांग्रेस राहुल कांग्रेस है, एक कांग्रेस सोनिया कांग्रेस है, एक कांग्रेस जो है वो प्रियंका कांग्रेस है। अगर हम कहेंगे तो जो प्रियंका कांग्रेस है उसका नेतृत्व मोहन मरकाम जी कर रहे हैं। जो राहुल कांग्रेस है उसका नेतृत्व अगर कर रहे हैं तो टीएस सिंहदेव कर रहे हैं। और जो प्रियंका कांग्रेस है उसका अगर नेतृत्व कोई कर रहा है तो भूपेश बघेल कर रहे हैं। विपक्ष तो चाहता है लंबा से लंबा सत्र हो। ये पहली बार है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के इतिहास में जब बजट सत्र को इतना छोटा किया गया है। बलरामपुर में बीजेपी नेता नंदकुमार साय ने कांग्रेस पर जमकर प्रहार किया। उनका कहना था कि कांग्रेस ने घोषणा पत्र में शराबबंदी का वादा किया था, लेकिन अब अपने वादे से मुकर रही है। पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस आदिवासी समाज की प्रगति नहीं चाहती है। से ही कांग्रेस की नीति रही है कि आदिवासी समाज के लोग दारू पीते रहें और पड़े रहें, उनकी कोई प्रगति न हो। यही सबसे बड़ा मामला है और ये कांग्रेस पार्टी हमेशा ऐसी करती रही है। ये पूरी तरह से मोहन मरकाम जी गलत बोल रहे हैं। सबसे पहले अगर कहीं प्रतिबंधित किया जाना चाहिए तो जनजाति समाज में उनको शिक्षित किया जाना चाहिए, उनको आर्थिक दृष्टि से उन्नयन के लिए उनकी खेती को आगे बढ़ाया जाना चाहिए। ये जनजाति विभाग जो है ट्राइबल वेलफेयर, उसको इस जनजाति समाज के समग्र उन्नयन के लिए लगाया जाना चाहिए। उनको दारू पिला के उनको सोए रहें, इसके लिए मजबूर कर रही है कांग्रेस पार्टी। छत्तीसगढ़ में उच्च शिक्षा विभाग के एक फरमान के बाद अब छात्रों की फजीहत हो रही है, तो वहीं कॉलेज के छात्र अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं। आदेश के खिलाफ अब अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और NSUI मुखर होकर विरोध कर रहे हैं। दरअसल जनवरी महीने में आदेश जारी कर छात्र संघ के चुनाव को शून्य रखने कहा गया है। उच्च शिक्षा विभाग ने आदेश जारी करने में काफी देर लगा दी, तो वहीं बीते सालों के नियमों के आधार पर कॉलेजों में मेरिट सूची के आधार पर छात्र संगठन गठित कर पदाधिकारियों का मनोनयन कर भी दिया गया। छात्र पदाधिकारी चुन लिए गए और शपथ ग्रहण समारोह भी कराया गया। अब इन आदेशों को वापस लेने का फरमान जारी किया गया है, जिसे लेकर NSUI ने कहा कि उच्च शिक्षा विभाग के अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा जाएगा और छात्र हित में मांग रखी जाएगी। तो वहीं ABVP का कहना है कि प्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव होने चाहिए। सरकार छात्र को मिठाई देकर वापस ले रही है। हम विभाग जाके विश्वविद्यालय में जो अधिकारी हैं उनसे बात करेंगे कि ऐसा स्थिति क्यों निर्मित हुई। जब आदेश लेट से जारी हुआ और सभी कॉलेजेस में पदाधिकारी चुन लिए गए थे, तो उसके बाद ऐसा आदेश क्यों आया कि जब छात्र चुनाव को शून्य करने की मांग हो रही थी। तो इस आदेश पे हम विश्वविद्यालय जाके ज्ञापन देंगे और बात रखेंगे अपनी की ऐसी। और जिस प्रकार से ये सरकार अभी अपनी जो आदेश पलट रही है, फिर ला रही है, फिर पलट रही है। पहले उन्होंने कहा कि मनोनयन होगा, मनोनयन करने के बाद उचित विभाग वाली आदेश निकाल देता है कि सभी जितने मनोनयन हो उसको शून्य कर दिया जाए। और NSUI यह कहती है कि हम सरकार से बात करेंगे।
तो हमारी सीधी सीधी यह मांग है कि छात्र संघ के छात्रों के साथ ऐसा खेल ना किया जाए, उनके साथ ऐसा मिठाई फेंक के उनसे वापस ना लिया जाए और एक सही छात्रों को एक सही दिशा दिखाया जाए कि छात्र संघ चुनाव हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, कि होंगे तो किस। बीजापुर में पुलिया का निरीक्षण करने गए इंजीनियर अशोक पवार का नक्सलियों ने अपहरण कर लिया। इंजीनियर की पत्नी ने नक्सलियों से उनके पति को छोड़ने की अपील की है। अशोक पवार की पत्नी ने नक्सलियों से कहा कि उनके पति को छोड़ दें। उनकी दो मासूम बेटियां हैं, उन्हें कुछ नहीं करें। यदि उनके पति को कुछ हो जाता है तो वे बच्चों को लेकर कहां जाएंगी। इंजीनियर की पत्नी ने कहा कि उनके पति को छोड़ दें, वे लोग छत्तीसगढ़ को छोड़कर अपने घर मध्य प्रदेश चले जाएंगे। हमारे छोटे छोटे 2 बच्चे हैं, उनको छोड़ दीजिए। मेरे पति अभी 15-20 दिन हुए हैं, काम करने गए हैं, वहाँ पर गांव वाले उठा के लेके गए हैं। उनको प्लीज छोड़ दीजिए। मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे, एक बच्ची पढ़ रही है, एक बच्ची छोटी है। हम लोग कहाँ जाएंगे, उनके भरोसे तो यहाँ पर थे। छोड़ दीजिए उनको कुछ मत करिए, हम लोग घर चले। कोरबा में डॉक्टर पर धोखाधड़ी के आरोप लगे हैं। शिकायत के बाद रामपुर पुलिस चौकी ने डॉक्टर के खिलाफ मामला भी दर्ज किया है। 10 साल पहले पीड़ित का सृष्टि इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस अस्पताल के डॉक्टर ने पथरी का ऑपरेशन किया था। ऑपरेशन के दौरान उसकी किडनी भी निकाल दी गई। पीड़ित ने पहले स्वास्थ्य विभाग से इसकी शिकायत की जांच हुई और जांच में मामला सही पाया गया। जांच में ये डॉक्टर SN यादव के पास डिग्री ना होने की बात सामने आई है, लिहाजा पुलिस ने डॉक्टर के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है। डॉक्टर CK सिंह मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के द्वारा डॉक्टर SN यादव के ऊपर फर्जी सर्टिफिकेट किडनी के संबंध में आवेदन दिया है। इसमें अपराध दर्ज किया गया है और इसमें जांच की जा रही है। जो भी मुद्दे सामने निकल के आएंगे उस पर कार्रवाई की जाएगी। राजधानी रायपुर में चाकूबाजी की वारदात थमने का नाम नहीं ले रही। बेखौफ बदमाशों ने शादी पंडाल में घुसकर दुल्हे समेत 5 लोगों को चाकू मारकर घायल कर दिया। बताया जा रहा है कि घटना को अंजाम देने वाले सभी आरोपी ईरानी डेरे के हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। शादी पंडाल में हुई चाकूबाजी से सनसनी फैल गई है। मामले की जांच में फिलहाल पुलिस जुटी हुई है। बदमाशों को लेकर रायपुर पुलिस सख्त हो गई है। पुलिस ने 2 अलग अलग मामलों में गिरफ्तारी की है, तो वहीं उनका जुलूस भी निकाला गया। शादी समारोह में चाकूबाजी के मामले में पंडरी पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया, इनका जुलूस निकाला। शादी समारोह में पटाखा फोड़ने को लेकर विवाद हुआ था, तो वहीं गुड़ियारी मुवा थाना इलाके में चाकूबाजी मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया और सड़क पर जुलूस निकाला। बिलासपुर हाईकोर्ट ने पति द्वारा पत्नी से तलाक के लिए लगाई गई याचिका पर अहम फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने पति की तलाक याचिका को खारिज करते हुए कहा कि अगर पति अपने साथ कोई दूसरी महिला रख ले तो इस स्थिति में पत्नी के घर छोड़ने पर उसे परित्याग नहीं माना जाएगा। दरअसल 25 साल पहले कोरिया के रहने वाले उत्तम राम की शादी सूरजपुर में हुई थी। उत्तम राम को 3 बेटियां। उत्तम राम ने शादी के कुछ सालों बाद घर में एक और महिला को रख लिया, जिससे नाराज होकर उसकी पत्नी घर छोड़कर चली गई। जिसके बाद उत्तम राम ने फैमिली कोर्ट मनेंद्रगढ़ में तलाक की अर्जी दी। पत्नी के घर छोड़ने को कारण बताया, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया। फिर उत्तम राम ने अपनी अपील हाईकोर्ट में दी, जिस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि एक वैवाहिक पति पत्नी के मामले में इस परिस्थिति को घर छोड़ना नहीं माना जाएगा। कोर्ट ने पत्नी के कदम को सही ठहराते हुए पति की तलाक की याचिका को खारिज कर दिया। कोरोना महामारी का असर रायपुर की सिटी बस सेवाओं पर भी पड़ा है। पिछले 2 साल से सिटी बस सर्विस पूरी तरह से ठप है। सिटी बसों के नहीं चलने से यात्रियों को परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। रायपुर के लोगों को बेहतर यात्री सुविधा देने के लिए साल 2015 में सिटी बस सेवा की शुरुआत की गई थी। कोरोना की वजह से सिटी बसें डिपो पर खड़ी हैं। राजधानी रायपुर की सड़कों पर पूरी तरह से सिटी बस बंद है। रेलवे स्टेशन में भी महज
एक बस राजधानी के लिए चलाई जा रही है। इसके अलावा सड़कों पर सिटी बसें नहीं दिखती हैं। सिटी बसों के बंद रहने से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही उन्हें दूसरी बसों में ज्यादा किराया देकर यात्रा करनी पड़ती है। वैश्विक महामारी कोरोना के चलते पूरे देश की रफ्तार धीमी हुई और साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि बस डिपो में अभी पूरी जो बसें हैं वो खड़ी हुई है और जो सिटी बस है उसका भी परिचालन नहीं हो पा रहा है। ये बात अलग है कि जो मंत्रालय जो गाड़ियां जाती हैं उसका परिचालन हो रहा है। लगभग 60 गाड़ियां हैं जो मंत्रालय के अधिकारी कर्मचारियों को लाने ले जाने का काम करती हैं। लेकिन अगर हम बात करें सिटी बस है वो बीते अप्रैल माह से पूरी तरह से ठप है और जिस तरह से आम राहगीरों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जो यात्री आते हैं उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि मोटी रकम है वो जो ऑटो भाड़े में लग जा रहे हैं। और ये इसके सबसे बड़ी बात है कि लगभग 98 गाड़ियां हैं जो सड़कों पर चलती थी आम लोगों के लिए, वो भी अभी बीते अप्रैल माह से नहीं चल पा रही हैं। और जिस तरह से दिक्कतें हो रही हैं यात्रियों को, और इसके साथ ही साथ कि रेलवे स्टेशन में यात्रियों की आवाजाही वो भी कम हो गई थी। कुल मिलाकर यही कहा जा सकता है कि सिटी बस सेवा बीते 2 वर्षों से लगभग 2 वर्षों से पूरी तरह से बंद है और आम जनता के जेब पर एक जो है डाका डल रहा है, क्योंकि अब सवारी जो गाड़ी है, ऑटो जो चालक है वो मनमाने रेट लेते हैं और जब सिटी बस चलती हैं तो आने जाने में लोगों को काफ़ी सुविधाएं होती हैं। लेकिन कोरोना का भय की वजह से बीच में कुछ बसें चालू कर दी गई थी लेकिन वो भी चल नहीं पाया। यहाँ तक कि कुम्हारी जैसे मार्ग पर भी सवारियाँ नहीं मिल पाती थी। यही वजह है कि बसों के परिचालन, सिटी बसों के परिचालन पूरी तरह से फिलहाल अभी बंद है। कैमरा पर्सन रोहित श्रीवास्तव के साथ युगल तिवारी, न्यूज 18 रायपुर। एक बार फिर स्वागत है ब्रेक के बाद। जशपुर में सोना बेचने के नाम पर ठगी का मामला सामने आया है। पुलिस ने इस मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपियों के पास से नकली नोट के 5 बंडल भी जब्त किए गए हैं। पुलिस के मुताबिक 2 अलग अलग इलाकों में रिटायर्ड लोगों को रास्ते में सोना देने का लालच देकर इन लोगों ने 10 लाख का चूना लगाया था। शिकायत के बाद पुलिस ने ठगों को दबोच लिया है। जशपुर के टपकरा में शराबी ट्रैक्टर चालक ने जमकर उत्पात मचाया। ड्राइवर ने एक व्यक्ति को रौंद दिया। जख्मी युवक को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। तो वहीं 6 से ज्यादा मोटरसाइकिलों को भी ट्रैक्टर ने रौंद दिया। तकरीबन 1 घंटे की मशक्कत के बाद गांव के लोगों ने शराब ड्राइवर को पकड़ा। टपकरा थाना इलाके का यह पूरा मामला है। राजनांदगांव में ट्रैफिक पुलिसकर्मी से मारपीट मामले में 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। कल ट्रैफिक पुलिसकर्मी की बाइक से आरोपियों की टक्कर हो गई थी। इसके बाद पुलिसकर्मी की पिटाई हुई थी। मारपीट का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। ट्रैफिक पुलिसकर्मी की शिकायत के बाद पुलिस ने जांच शुरू की और सीसीटीवी की मदद से आरोपियों को पकड़ लिया। आज 12 फरवरी की तारीख जो ट्रैफिक पुलिसकर्मी है रुपेंद्र वर्मा, वो ऑन ड्यूटी थे। तो वहीं पर 3 लोग बाइक पर सवार थे जिन्होंने कट मारा। तो उन्होंने जब उनको रोका टोका तो उन्होंने उनके साथ गाली गलौज किया और मारपीट भी किया। इनफैक्ट चाकू भी दिखाकर उनको डराया। तो इसी के ऊपर वाद विवाद हुआ। तो चीता स्क्वाड और कोतवाली की टीम ने तीनों जो आरोपी हैं इसमें महावीर, प्रभु और शेख शाहबाज, इन तीनों को गिरफ्त में लिया है। और जांजगीर चांपा में बैंक में सेंधमारी की कोशिश हुई है। बैंक की दीवार के पास चोरों ने सुरंग बनाकर चोरी करने का प्रयास किया। चोरों ने 8 फीट तक लंबा सुरंग बना लिया था, लेकिन पुलिस गश्त के दौरान सायरन सुनकर चोर भाग गए और बैंक में चोरी की वारदात होते होते रह गई। डबरा पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। ब्रांच मैनेजर ने डबरा थाने में अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। बीती रात थाना डबरा के अंतर्गत डबरा में SBI बैंक में सेंधमारी की घटना हुई है। पूरे मामले के संज्ञान लेते हुए थाना अधिकारी वहाँ उपस्थित हुए हैं और सभी बारीकियों को जांच कर रहे हैं।
इस पूरे प्रकरण में एसबीआई में बैंक में सेंधमारी में किसी प्रकार का पैसा या किसी प्रकार की चोरी नहीं होना पाया गया, लेकिन जो सीसीटीवी है उस सभी सीसीटीवी फुटेज के जांच कर रहे हैं और आसपास के भी सीसीटीवी और अन्य लोगों के तकनीकी सहारा लिए जा रही है और जल्द ही इस सेंधमारी के जो आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड में जेल भेज। बेमित्रा के खुड़मुड़ी में मुरम खाली करने के दौरान हाईवा गाड़ी हाईटेंशन तार के चपेट में आ गई। हाईटेंशन तार के चपेट में आने से हाईवा में आग लग गई, जिसके बाद हाईवा गाड़ी धू धू कर जलने लगी। हाईवा के ड्राइवर ने किसी तरह गाड़ी से कूदकर अपनी जान बचाई। बिजली विभाग ने तत्काल बिजली सप्लाई बंद की। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने हाईवा में लगी आग पर काबू पाया। और इसी के साथ ही फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।